नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के रात्रि 11 बजे की इस कक्षा में स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखने वाले हैं लगभग 15 प्रश्न हमारे हैं और इन 15 प्रश्नों को देखेंगे। और आज के जो प्रश्न हैं ये नवीनतम नहीं है, मई और जून माह के प्रश्न हैं, लेकिन क्योंकि हमें पुराना भी देखना है, अच्छे से रिवाइज भी करना है चीज़ों को, तो वहाँ से ये प्रश्न मैंने उठाया है। इसमें 3 सेक्शन के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के 2 ये हो गए और एक आर्थिक परिदृश्य 3 घटनाक्रम के प्रश्न 5-5 करके, मतलब टोटल 15 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको एक चीज़ और बता दें कि पिछले दिनों मैंने आपसे बोला था कि आपको नोट्स, विशेष रूप से करंट अफेयर्स का नोट्स आप कैसे बनाएं, इसको लेकर हमारी बात हुई थी और हमने बोला था कि मैं इसके संदर्भ में आपको एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो वीडियो मैंने आपके चैनल पर उपलब्ध करा दिया है, शायद नोटिफिकेशन उसका नहीं गया था आप सभी को। तो आप में से जो भी देखना चाहते हैं, जो भी सक्रिय हैं, लगातार जुड़े हुए हैं करंट अफेयर्स के घटनाक्रम में, आप उस वीडियो को एक बार जाकर चैनल के वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसका थंबनेल ये है कि करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं, तो उसको जाकर देख लेना है और इसके बाद उसी का अनुसरण करना है और उस आधार पर अपने नोट्स तैयार करना है। विशेष रूप से जब बात करते हैं राज्य विशेष के लिए, ये चीज़ मैंने वहाँ भी बोली है और एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि नोट्स आपको जो ज़्यादा मददगार होंगे ये राज्य विशेष की परीक्षाओं में होंगे, ना कि यूपीएससी की परीक्षा में। क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में जब नोट्स बनाने की बात आती है तो उसके बहुत कहते हैं कि बहुत विस्तृत पैमाने पर उसमें चीज़ों को करना होता है, तो वो एक अलग पैटर्न है। क्योंकि राज्य विशेष में जितना मैंने बताया, इस आधार पर यदि आप चलते हैं तो काम आपका चल जाएगा। तो सभी उपस्थित हो गए हों तो बढ़ते हैं आगे और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आप में से ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर छात्र, मैं लगातार आपसे प्रश्न भी पूछता हूँ, आपने देखा भी होगा कि आप में से कुछ लोग जवाब भी देते हैं उसका। तो आज के जो आपके प्रश्न हैं इन पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रश्न अच्छे हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ लाइटिंग की समस्या नहीं होगी। कल जिन लोगों ने सही जवाब दिया था उनका एक बार नाम मैं बता देता हूँ कि कल हालांकि बहुत कम कमेंट प्राप्त हुए थे हमें, जो भी आपको होमवर्क दिया गया था, लेकिन उनमें से जो बेस्ट हैं उनकी बात मैं करूँगा। तो एक बार देख लेते हैं कि कल कितने छात्रों ने आप में से सही जवाब दिया है और बेहतर जो आपको होमवर्क दिए गए थे उसको बेहतर ढंग से किया है। तो सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है अनु राय, इनका जवाब आया था जो कि वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के संदर्भ में आया था। राजेश कुमार जी ने बताया था जापान की सिटी के बारे में बताया था, साथ ही साथ इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है इसके बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें आपने बताया। फिर आता है आदिल सुलेमान जी ने बताया है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बहुत अच्छी बात है, बेहतर जानकारी आपने दिया है। प्रभात पांडे जी हैं, बंगाल के गवर्नर के बारे में इन्होंने बताया है। और मनोज कुमार भारती इंडोनेशिया में राजपूत हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। आगे यदि हम देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है 1-2 और, जैसे विष्णुदेव कुमार ने बताया है, चार्ल्स लेक्लर मोनाको की गाड़ी, बहुत अच्छी बात, मोनाको के ड्राइवर हैं। नारा सिटी के बारे में अनु रॉय ने बताया है। ब्यूटी कुमारी ने इंडोनेशिया के बारे में बताया है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का जो जवाब है वो बेहतर आया है। और इस तरह से जब आप प्रतिदिन प्रयास करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों में सुधार होता है, एकाएक नहीं सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन यदि आप क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, यदि आप नियमित रहते हैं तो निश्चित रूप से सुधार आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो सभी उपस्थित हो जाएं, उसके बाद चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। चलें, सभी लोग उपस्थित हो जाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया है जवाब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बारे में। ठीक है, कल हमने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बारे में आपसे पूछा था और मैंने आपको याद होगा तो एक चीज़ और बताया था कि जब हम बात कर रहे थे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की, तब भी मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ये आपके पश्चिम बंगाल से जुड़ता है। और किस प्रकार से जुड़ता है आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अभी नए राज्यपाल जो बनाए गए हैं वो है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए हैं। और पहले ये क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। और राज्यसभा के सदस्य होने के साथ साथ इन पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो था उसका भी प्रभार यहाँ पे था। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे थी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो याद कर लीजिएगा कि बंगाल के राज्यपाल अब चेंज हो चुके हैं और मुख्तार अब्बास नकवी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है
15 जून 2022 को कहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया? बताएं, स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया आपको बताना है। एक प्रकार का यह भी खेल होता है, इसके बारे में आपने सुना होगा। अभी इससे जुड़े हुए खिलाड़ियों के बारे में भी मैं बताता हूँ आपसे, लेकिन पूछा जा रहा है कि कहाँ पर पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया। मुंबई, नई दिल्ली, मोहाली या बेंगलुरु, इनमें से कहाँ पर ये उद्घाटन हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। 4 विकल्प में, पहले पे मुंबई, दूसरे पे नई दिल्ली, तीसरे पे मोहाली, चौथे पे बेंगलुरु आपको दिखा हुआ मिल रहा है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा कि कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। देखो, इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में एक स्टेडियम है जिसको बोलते हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। क्या बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। और जब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की बात होती है तो आपको सबसे पहले याद रखना है इस प्रश्न के संदर्भ में कि स्क्वैश कोर्ट का जो उद्घाटन है भारत में सबसे पहला, वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया, और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। आप जानते हैं इसका जो उद्घाटन था इसमें खेल मंत्री हमारे मौजूद थे, और जब बात करते हैं खेल मंत्री की तो आपको पता होगा अनुराग ठाकुर जो हैं ये हमारे खेल मंत्री हैं। ठीक है, अनुराग ठाकुर जो हैं ये हमारे खेल मंत्री हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है मेजर ध्यानचंद की, तो शायद आपको याद हो कि पहले हमारे यहाँ एक पुरस्कार होता था जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और सर्वोच्च पुरस्कार था खेल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और आपको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो है बाद में नाम बदल दिया, अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता होगा कि मेजर ध्यानचंद की जब बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद का जो खेल था वो था हॉकी। हॉकी के जादूगर ये कहे जाते थे, और हॉकी के विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर थे अपने समय काल में, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है हॉकी की, तो आपको पता होगा हॉकी की जो सर्वोच्च बॉडी है उसको बोलते हैं FIH। FIH जो है ये हॉकी की सर्वोच्च बॉडी है। इसका फुल फॉर्म यदि हम बताएं तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। आपको पता होगा भारत के 2 हॉकी प्लेयर थे, एक महिला वर्ग में, एक पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में यदि हम बात करें तो गुरजीत कौर नाम याद है। ठीक है, महिला वर्ग में यदि हम बात करें तो याद रखिएगा गुरजीत कौर, और पुरुष वर्ग में जब बात करते हैं तो याद रखिएगा हरमनप्रीत। ठीक है, पुरुष वर्ग में आपको याद रखना है हरमनप्रीत सिंह। और जब आप बात करते हैं हरमनप्रीत सिंह की और महिला वर्ग की गुरजीत सिंह की, तो आपको बता दें यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि इन दोनों लोगों को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर चुना गया था। मतलब जब हॉकी पुरस्कारों की घोषणा हुई तो उसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर का जो खिताब रहा वो भारत के नाम रहा। महिला वर्ग में गुरजीत कौर और पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ जब बात हो रही है हॉकी की तो आपको बता दें वर्ष 2023 में हॉकी का विश्व कप होना है, और हॉकी का विश्व कप जो ये खेला जाएगा ये उड़ीसा राज्य में खेला जाएगा। ओडिशा बोलते हैं आज के समय में। और आपको पता होगा जब बात होती है ओडिशा की तो याद होगा हॉकी को प्रायोजित करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। नवीन पटनायक जी के प्रयासों के फलस्वरूप ही आज जो भारतीय हॉकी है उसने इतना बेहतर प्रदर्शन आपने ओलंपिक में देखा, उसके बाद भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है, सबसे ज़्यादा इसका जो श्रेय जाता है वो नवीन पटनायक जी को जाता है कि ऐसे समय में जब भारतीय हॉकी को कोई पूछ नहीं रहा था, कोई कंपनी नहीं पूछ रही थी, कोई राज्य सरकार प्रायोजक करने को तैयार नहीं थी, केंद्र सरकार किसी प्रकार से मदद करने को तैयार नहीं थी, तो ऐसे में भारतीय हॉकी को पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रायोजक का काम किया वो उड़ीसा राज्य ने किया। उड़ीसा राज्य ने जिम्मेदारी उठाई और आज सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है उन्हीं को जाता है। हालांकि जब भारतीय टीम ने ओलंपिक में प्रदर्शन कर वापस आई भारत, तो ज़्यादातर श्रेय बटोरने में जो है वो केंद्र सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग लग गए, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है उड़ीसा को। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि उड़ीसा में कहाँ पे होगा, तो उड़ीसा के 2 शहरों में होगा, एक है भुवनेश्वर, एक है राउरकेला। ठीक है,
भुवनेश्वर और राउरकेला में ये देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर में स्टेडियम पड़ता है जिसका नाम है कलिंगा स्टेडियम, और राउरकेला की बात करें अभी नया स्टेडियम बना है, इसका नाम है बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम। तो याद रखना है बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम और कलिंगा स्टेडियम, इन्हीं दो में आपको हॉकी विश्व कप देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच ये खेला जाएगा। तो इतना जानकारी आपने इस प्रश्न से देखा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, जून 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में, याद रखिएगा ये स्थान है, महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है कि जून 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। तो किसके सहयोग से ये किया जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। विशेष रूप से इसका जो उद्देश्य है वो सीमा पर 5G तकनीक के उपयोग की सुविधा को उपलब्ध कराना है। उद्देश्य क्या है, सीमा पर 5G तकनीक की सुविधा को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है कि इनमें से किस IIT कंपनी ने, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर होगा IIT मद्रास। सी विकल्प इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। IIT मद्रास की बात हो रही है तो आपको पता होगा, अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, और हमने आपको बताया था कि इसमें IIT मद्रास जो है ये सबसे भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है ओवरऑल कैटेगरी में, और आपको यह भी बताया था कि ये रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। आपको एक जानकारी और दिया था कि एक रैंकिंग आती है QS रैंकिंग, और QS रैंकिंग के अनुसार भारत का जो सर्वोच्च संस्थान है, सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, उसका नाम है IISc बेंगलुरु, ये आपको पता होना चाहिए। तो NIRF रैंकिंग के अनुसार IIT मद्रास श्रेष्ठ है, लेकिन QS रैंकिंग के साथ IISc बेंगलुरु जो है वो श्रेष्ठ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की जो आधारशिला है वो भी बेंगलुरु में रखी। तो याद रखना है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की आधारशिला भी अभी हाल ही में बेंगलुरु में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है, ये आपको पता होगा। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ के कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री मौजूद थे, तो ये जो कार्यक्रम था ये मैसूर में हुआ था। तो याद रखना है कि जो मैसूर में कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री मौजूद थे, ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसके साथ साथ आपको बता दें, आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार विश्व योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, मानवता के लिए योग, ये इसका इस बार का विषय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 जून 2022 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली भारत गौरव ट्रेन शुरू की गई? देश की पहली भारत गौरव ट्रेन किन के बीच शुरू की गई, ये आपको बताना है। आपको एक चीज़ बता दूं कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जो श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थल हैं उनको कनेक्ट करना, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो, वहाँ पे पर्यटन बढ़ाना इस ट्रेन का उद्देश्य है। और भारत गौरव ट्रेन जो है, जो पहली चलाई गई वो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच चलाई गई। मतलब इस प्रश्न के लिए आपका बी विकल्प सही उत्तर है, याद रख लीजिएगा। और अभी तक कई सारी गौरव ट्रेन चलाई गई हैं तो वो नहीं याद रखना, लेकिन पहला कहाँ से कहाँ तक चलाया गया ये आपको पता होना चाहिए। चलें इसको बताएं। हाल ही में कहाँ पर जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया? हाल ही में कहाँ पर जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया, आपको बताना है। चलें बताइएगा, कहाँ पर किया गया ये आपको बताना है। हाल ही में कहाँ पर जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया? पुणे, रांची, भुवनेश्वर, गांधीनगर। चलिए, कहाँ पर किया गया आपको बताना है। पुणे, रांची, भुवनेश्वर, गांधीनगर। आपको बता दें कि ये जो स्थान है ये है देहू नामक स्थान है,
और ये पुणे के अंतर्गत आता है, और पुणे कहाँ आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। आप जानते होंगे तुकाराम जी के बारे में, संत तुकाराम के बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा। जब आपने भक्ति आंदोलन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि भक्ति आंदोलन में जो प्रमुख आप कह सकते हैं आधार थे, या भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख स्तंभ थे, वो कहीं ना कहीं उनमें से एक थे तुकाराम महाराज। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो आपको याद रखना है वारकरी संत थे। ये कौन थे? ये वारकरी संत थे, ये आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में आपको इतिहास की पुस्तकों में देखने को मिल जाएगा। अभी ये है कहाँ पे? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में कई सारे नेशनल पार्क हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे तडोबा अंधारी नेशनल पार्क, नागजीरा सुना होगा आपने, नागजीरा का नाम अवश्य सुना होगा, नागजीरा हो गया, ठीक है। नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तडोबा हो गया, ये नेशनल पार्क है, ये अब आपको पता होना चाहिए। संजय गांधी ये भी नोट कर लीजिएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तडोबा हो गया, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया। फिर यहाँ पे आपको गूगामल नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, गूगामल नेशनल पार्क। आपको नवेगांव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नवेगांव नेशनल पार्क। तो ये पता होना चाहिए, ये सारे के सारे नेशनल पार्क हैं। संजय गांधी, तडोबा, गूगामल, नवेगांव नेशनल पार्क हैं, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और जब आप देखते होंगे कि कोई भी प्रश्न ऐसा आया है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से है, वन्य जीव या नेशनल पार्क से है, या टाइगर रिजर्व से है, आप देखेंगे कि इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं वो वही पूछे जाते हैं, या तो इनमें से कोई किसी कारणवश चर्चा में है, दूसरा ये जिस राज्य से संबंधित हैं वो राज्य किसी कारणवश चर्चा में है, तभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला। किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच इस्तीफा दे दिया है? ये कौन से प्रधानमंत्री हैं देश के, किस देश के, जिन्होंने आर्थिक संकट के चलते इस्तीफा दे दिया है? और निश्चित रूप से ये चीज़ें सबको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब सभी को आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूपीएससी की तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच इस्तीफा दे दिया है? तो आर्थिक संकट के बीच किसने इस्तीफा दिया है आपको बताना है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मैंने आपको बताया था। और इन दिनों आप देखते होंगे कि ये संकट कहाँ पे चल रहा है? श्रीलंका में चल रहा है। मतलब श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका की बात करें तो आप देखते होंगे श्रीलंका और भारत के मध्य जो डिवाइडर है वो बोलते हैं पाक जलसंधि, पाक जल मरुमध्य या पाक जलसंधि के माध्यम से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य संबंध भी हैं, और आपको बता दें भारत और श्रीलंका के बीच यदि हम सैन्य अभ्यास की बात करें तो आपको याद आना चाहिए मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास। मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के साथ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ श्रीलंका में कई सारे स्थान पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पे है? तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ये भी आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका में, जिसको विकसित करने के बाद चीन ने इसको 99 वर्षों की लीज पर ले लिया है। तो और कोलंबो पोर्ट है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोलंबो पोर्ट का जो ईस्ट टर्मिनल था उसको पहले बोला गया था कि भारत और जापान मिलकर विकसित करेंगे, लेकिन बाद में भारत को भी वहाँ से हटा दिया गया। तो ये भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन इतना तो ज़रूर था कि आप कह सकते हो कि शत्रु देश भी हमारा नहीं था, मित्र देश ही था। हालांकि चीन के ज़्यादा प्रभाव में था, और चीन के प्रभाव में होने का कारण भी है क्योंकि चीन का बहुत ज़्यादा निवेश था। और आज जो स्थिति हुई है, आर्थिक स्थिति, कहीं ना कहीं लचर आर्थिक नीतियों के कारण ये स्थिति हुई है। विदेशी कर्ज ज़्यादा हो गया, टैक्स में इन्होंने कटौती घोषित कर दिया, और इन सब के चलते जो है ये पूरी की पूरी जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई। और कोविड का भी इसमें आप कह सकते हो कहीं ना कहीं एक अहम रोल रहा है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को इस तरह से समाप्त करने में, क्योंकि जब इन्होंने टैक्स फ्री घोषित किया था कुछ वर्षों के लिए,
तो इन्होंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक जो है हमारे यहाँ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा FDI हमारे यहाँ आएगा और इस तरह से हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकते हैं और जो हम पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने ये चीज़ें घोषित की उसी के तुरंत बाद कोविड आ गया और कोविड आने के बाद जो कुछ टैक्स, एक तो हालत पहले से ख़राब थी, कोविड आने के बाद जो कुछ टैक्स और इनको मिलने वाला भी था उसको भी इन्होंने माफ़ कर दिया था और माफ़ करने के चलते इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई, क्योंकि इनके पास कुछ भी निर्यात करने को रहा नहीं था उस समय, सिर्फ ये आयात पर निर्भर थे और आयात पे जब 100% आपकी निर्भरता आयात पे हो जाती है तो निश्चित रूप से आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5 नॉर्डिक देशों ने, देखो ये प्रश्न पूछा जाता है, हाल ही में 5 नॉर्डिक देशों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इन देशों में कौन शामिल हैं? पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो नॉर्डिक देश हैं ये सबसे पहली बात तो 5 हैं और इन नॉर्डिक देशों में आता कौन कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो ये भूगोल का भी प्रश्न है और भूगोल में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन नॉर्डिक देशों में ये 5 देश हैं कौन से, किन देशों के समूहों को आप नॉर्डिक देश कहते हैं? इस तरह के बहुत सारे संगठन आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे संगठन नहीं, बहुत सारे रीजनल इस तरह के जो आप कह सकते हो संगठन हैं उनको देखने को मिलता है आपको। जब आप यूरोप में जाएंगे इस तरह की चीज़ें आप अक्सर देखते हैं। आज आप नॉर्डिक देख लीजिए, कल मैं और आपको कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो नॉर्डिक देशों में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया। इन देशों में शामिल हैं कौन कौन? इन 5 देश हैं इनमें, तो इन 5 देशों में कौन कौन शामिल हैं? सबसे पहले नॉर्वे शामिल है, दूसरा फिनलैंड शामिल है, तीसरा डेनमार्क, चौथा आइसलैंड और स्वीडन। ये 5 देश हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन, इन देशों को बोला जाता है नॉर्डिक देश। तो इसको रट जाएगा, नॉर्डिक देश का मतलब हो गया नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। और नॉर्डिक देशों में आपको याद होगा कि फिनलैंड और स्वीडन थे जो नाटो की सदस्यता लेना चाहते थे और नाटो ने भी अब इसकी स्वीकृति दे दी है, नाटो ने इनको आमंत्रित किया है। तो जल्द से जल्द ये दोनों जो देश हैं ये नाटो के मेंबर होने वाले हैं। और नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा यह एक सैन्य गठबंधन है, अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन है और वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो इसमें 30 से भी ज़्यादा देश जो हैं वो शामिल हैं। तो नाटो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और नाटो के समान ही एक और गठबंधन रसिया चलाता है, जिसमें रसिया के आसपास के देश हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, इस तरह के जो भी देश हैं वो जो रूस के प्रभाव में आते हैं वो उस संगठन का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये विकल्प इसका सही उत्तर है। मई 2021 में किस यूरोपीय देश के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के मध्य नई दिल्ली में बैठक हुई? किस देश के विदेश मंत्री जो है मई में भारत आए थे ये आपको बताना है। यदि आपको जानकारी है तभी आप बता सकते हैं। चलें बताएं, चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। किस देश के विदेश मंत्री भारत आए थे? चलें, आपको मैंने बताया था इससे जुड़ा हुआ, आपने सुना होगा, मैं हिंट दे देता हूं कि इस देश में आपको देखने को मिलता है माउंट एटना, इस देश में आपको देखने को मिलता है माउंट वेसुवियस, इस देश में आपको देखने को मिलता है माउंट स्ट्रोम्बोली। अब ये देश कौन सा है आपको बताना है। एटना, वेसुवियस और स्ट्रोम्बोली कहाँ देखने को मिलता है? ये सभी के सभी ज्वालामुखी शिखर हैं और कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं इटली में। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें कुछ और जो हमारे इस तरह के ज्वालामुखी पर्वत हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे अक्सर एक पूछा जाता माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी ये आपको देखने को मिलेगा इक्वाडोर में। क्या भारत में भी इस तरह के कुछ हैं? जी हाँ, भारत में भी 2 आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलते हैं। और इनका नाम क्या है? यदि हम बात करें भारत के जो दो ज्वालामुखी शिखर आपको देखने को मिलते हैं, पहला आपको देखने को मिलता है बैरन और दूसरा देखने को मिलता है नारकोडम। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बैरन और नारकोडम ये 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं जो आपको देखने को मिलते हैं भारत में, अंडमान निकोबार में। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है माउंट कटमाई, कई बार पूछा गया है, माउंट कटमाई
माउंट कटमाई कहाँ पे है? तो माउंट कटमाई है अलास्का में। और अलास्का पर किसका अधिकार है यदि बात करें तो अलास्का जो है वो यूएसए के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ माउंट मोना लोआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, रट जाइएगा। माउंट मोना लोआ जो है ये हवाई द्वीप में आपको देखने को मिलता है। और ये हवाई द्वीप वाला ये जो पूरा है ये एक आप कह सकते हो ज्वालामुखी उद्गार बेल्ट के रूप में ये सामने आती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुछ आपने ज्वालामुखी शिखरों के बारे में देखा, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, मई 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ ने ब्रिटिश उद्योग परिसंघ के साथ किस बात को लेकर समझौता किया? भारतीय उद्योग परिसंघ ने ब्रिटिश उद्योग परिसंघ से किस संबंध में समझौता किया, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा किस संबंध में समझौता हुआ है, फास्ट जवाब दीजिएगा। किस संबंध में समझौता हुआ है? यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना हेतु, यूके भारत विश्वविद्यालय सहयोग हेतु, यूके भारत विपणन केंद्र हेतु, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, किस संदर्भ में समझौता हुआ है? देखो यहाँ पे जो है वो व्यापार आयोग स्थापित करने की स्थापना हेतु जो है ये समझौता हुआ है। अब यहाँ पे दो शब्द आप देख रहे होंगे, एक देख रहे होंगे ब्रिटिश, एक देख रहे होंगे यूके। आप अक्सर सुनते होंगे यूनाइटेड किंगडम, आप अक्सर सुनते होंगे ग्रेट ब्रिटेन। ये दो शब्द कॉमन हैं, अक्सर आपको देखने को मिलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या यूनाइटेड किंगडम क्या है या ग्रेट ब्रिटेन क्या है। यूनाइटेड किंगडम की यदि हम बात करें तो इसमें जो देश शामिल हैं उनकी यदि हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहले इंग्लैंड, दूसरा यहाँ पे देखने को मिलता है स्कॉटलैंड, तीसरा आपको देखने को मिलता है वेल्स। ठीक है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ साथ हम जब नॉर्दर्न आयरलैंड को भी हम जोड़ लेते हैं तब ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन यदि हम उत्तरी आयरलैंड या नॉर्दर्न आयरलैंड को इसमें से निकाल दें तो ये जो तीनों बचते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड एक देश है, यूनाइटेड किंगडम 3 और एक नॉर्दर्न आयरलैंड 4 देशों का एक संगठन है या समूह है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों का एक समूह है जिनमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाए तो भी हमें पता होना चाहिए। मई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एनर्जी प्लान ऑन एक्शन टूवर्ड्स 2025 लॉन्च किया है? किस संगठन ने इसको लॉन्च किया है आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। विशेष रूप से इसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना है, वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना है और आने वाले समय में लगभग 500 मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध कराना, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेजी से कार्य करना इसका उद्देश्य है और इसको किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ए इसका सही जवाब है। आप जब बात करते हो यूनाइटेड नेशन की, आप सुनते होंगे P5 कंट्री। ये P5 कंट्री कौन है, जो इसके अस्थायी सदस्य हैं ये कौन है? तो इनके बारे में कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो रूस आपको देखने को मिलता है, रूस के बाद हमारा चिर प्रतिद्वंदी चीन आपको देखने को मिलता है, चीन के बाद यदि हम बात करें तो अमेरिका देखने को मिलता है, अमेरिका के बाद यदि हम बात करें तो आपको फ्रांस देखने को मिलता है और फ्रांस के बाद यदि हम बात करें तो आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है इस प्रश्न की, तो ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। कागज के आयात को अनिवार्य पंजीकरण के तहत कब से लाया जाएगा? कागज का जो आयात है उसके लिए अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा और ये जो पंजीकरण शुल्क है ये 500 रुपये रखी गई है। तो आपको बताना है कि कब से ये लागू हो रहा है। ये कब से लागू हो रहा है तो नोट कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर वर्ष 2022 से ये चीज़ें लागू हो रही हैं, इसको बताएं।
दिल्ली कस्टम्स ने निगाह परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया? दिल्ली कस्टम्स ने निगाह परियोजना का शुभारंभ कहां किया, आपको बताना है। निगाह परियोजना क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। निगाह परियोजना जो विशेष रूप से है, ये आप कह सकते हो जो कंटेनर होता है, कंटेनर को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, कंटेनर को ट्रैक करने के लिए परियोजना है जिसको बोलते हैं निगाह परियोजना। और इसको शुरू किया है दिल्ली कस्टम्स ने। कहां पर शुरू किया है? ये शुरू किया है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम के गढ़ी हरशरू में इसको शुरू किया गया है। गुरुग्राम में शुरू किया गया है, तो आपको पता होगा गुरुग्राम में ISA का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आपको हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो आधारशिला थी वो भारत और फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस का आप कह सकते हो ज्वाइंट वेंचर भी कह सकते हो, दोनों ने रखी थी। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो इसका जो लास्ट आधिकारिक मेंबर है वो है सीरिया, ठीक है। सीरिया इसका लास्ट आधिकारिक मेंबर है। 103वां देश था सीरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि अंतिम, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अंतिम कौन बना है, यदि मान लो कुछ लिखने को आ जाए इस पे मुख्य परीक्षा में तो भी हम कर सकें। और वर्तमान समय में यह भी आपको पता होना चाहिए कि ISA का जो उद्देश्य था, इसका मतलब था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, प्रमुख रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है, इन्हीं देशों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इनमें सबसे ज़्यादा पड़ता है और यहाँ पर सौर ऊर्जा की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी के साथ जो है इसको शुरू किया गया था। विश्व मधुमक्खी दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम 20 मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? विश्व मधुमक्खी दिवस, आपको बता दें, विश्व मधुमक्खी दिवस की जब बात आती है तो विश्व मधुमक्खी दिवस को 20 मई को संयुक्त राष्ट्र सभा ने मनाने की घोषणा की थी। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो आपको बता दें, इसका आयोजन जो है ये किया गया नर्मदा गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे किया गया? नर्मदा गुजरात में। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। आपको पता होगा मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं मधुमक्खी पालन को। और आपको पता होगा वारोआ प्लेग, इसको भूलना नहीं है आपको। वारोआ प्लेग आपको मैंने बताया था, वारोआ प्लेग के मामले कहाँ मिले हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, और जिसके चलते कई सारी लाखों की संख्या में जो मधुमक्खियां हैं उनको मार दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से जब भी मधुमक्खियों के बारे में पढ़ते हैं जानकारी होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूं प्रोजेक्ट बी, क्या कोई बता पाएगा? आपका होमवर्क है, प्रोजेक्ट बी क्या है, किस राज्य में यह संचालित किया जा रहा है? प्रोजेक्ट बी क्या है और यह किस राज्य में संचालित किया जा रहा है, यह आपको बताना है। चलिए अगला है, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक के सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हासिल किया है, यह कितना है? वित्तीय वर्ष 21-22 में सबसे ज़्यादा अभी तक का FDI जो है भारत ने हासिल किया है, कितना है ये आपको बताना है। चलें, अब तक का सबसे ज़्यादा है और आपको बता दें इसका जो वैल्यू है वो है 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए 3 वो देश कौन से हैं जहां से सबसे ज़्यादा है FDI आया, तो पहले नंबर पर आएगा सिंगापुर, दूसरे नंबर पर आएगा USA अमेरिका, तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो आएगा मॉरिशस, ठीक है। ये 3 आपको पता होना चाहिए जहां से सबसे ज़्यादा FDI आया। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया, तो आप बताओगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI आया है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो FDI आया ये सबसे ज़्यादा किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो आप बताओगे सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ कर्नाटक को, ठीक है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ओवरऑल यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा FDI किसको प्राप्त हुआ, तो ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा FDI कर्नाटक को प्राप्त हुआ। लगभग 38% जो FDI आया वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ।
यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 13 मई 2022 को भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 के 8वें संस्करण को किसने संबोधित किया? बताएं, क्या बोला जा रहा है? भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022। आपको बता दें इसका आयोजन फिक्की द्वारा किया गया था और उस समय हमारे जो भी कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपको टिक करना है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर राजस्थान। ये 3 राज्य भी आपको मक्का की दृष्टि से पता होने चाहिए। ठीक है, इसको बताएं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण मई 2022 में जारी किया गया। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? ये आज आपका होमवर्क है, अंतिम प्रश्न है और ये आज आपका होमवर्क है। इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करेंगे। इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और आज जिन्होंने बंगाल के राज्यपाल के बारे में गलत जानकारियां दी थी, आप करेक्ट कर लीजिएगा। और बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के समाप्त होने के बाद, इस सेशन के समाप्त होने के बाद देना है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दें ये कक्षा आपकी लगभग पिछले 3-4 महीनों से चल रही है। रात्रि 11 बजे इसका प्रीमियर होता है। वीडियो पहले से रिकॉर्डेड होता है, इसीलिए आपके प्रश्नों का जवाब उस सेशन में हम नहीं दे पाते, लेकिन यदि आप कमेंट करते हैं तो उसका जवाब आपको अवश्य मिलता होगा। तो आज की जो चर्चा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और चीज़ें बेहतर चल रही होंगी। याद रखिएगा, नोट्स बनाना है आप सभी को, उसको नहीं भूलना है। और नोट्स कैसे बनाना है करंट अफेयर्स का, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और हर सप्ताह आपको मैं टारगेट भी दूंगा कि आपको नोट्स वो जो बनाए हैं आपने, वो शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि शेयर करोगे तभी हम जान सकते हैं कि उसमें कमियाँ क्या हैं और उन कमियों को दूर करने का भी हम प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।